हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हिंदी की क्लास चलती है 2 बजे। ठीक है, कल हमने पहला लेसन डिस्कस किया था जिसका नाम था कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। ठीक है, और आज हम लेसन 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप सभी को हम PDF भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल ये सब डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, आपका लेसन 2 है कि परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि परिवेशीय विषयों से क्या तात्पर्य है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है कि परिवेशीय विषयों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि परिवेशीय विषय क्या होता है। तो बच्चा सर्वप्रथम अपने शैशव काल में बोलना सीखता है। वह अपनी मातृभाषा में बोलना आरंभ करता है और धीरे धीरे उसी भाषा में वार्तालाप करता है। इस प्रकार वह बोलते और वार्तालाप करते हुए भाषा सीखने लगता है। और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, और देश की अधिकांश जनता हिंदी भाषा में बोलती है और लिखती है। हिंदी भाषा शिक्षण में अत्यंत महत्व है। और भाषा शिक्षण मौखिक रूप से प्रारंभ होता है और मौखिक शिक्षण 2 प्रकार से होता है। पहला तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि शिक्षक व विद्यार्थी भाषा द्वारा ही बोलते हैं तथा वार्तालाप करते हैं और मौखिक ध्वनि के द्वारा एक दूसरे से भावों को आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विद्यार्थी तथा शिक्षक के संपूर्ण सूत्र की भूमिका पुस्तक द्वारा निभाई जाती है। पुस्तक की लिखित भाषा को वाचन करते समय ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है और कहानी वाचन, रीति, प्रसंग, कथन इत्यादि का प्रयोग मौखिक भाषा का सफल बनाने हेतु किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत ही आसानी के साथ ये समझ लिया होगा कि परिवेशीय विषय क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी हम जैसे कि यहाँ बोला गया है, सबसे पहले तो हम शैशव अवस्था से ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा जब जन्म होता है तो हम मातृभाषा में ही बोलते हैं और धीरे धीरे हम उसी के माध्यम से, हम अपनी भाषा के माध्यम से हर किसी से वार्तालाप करने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यानी मौखिक शिक्षण 2 प्रकार से आता है। पहला जो आता है कि शिक्षक व विद्यार्थी भाषा द्वारा ही बोलते हैं तथा वार्तालाप करते हैं और मौखिक ध्वनि के द्वारा एक दूसरे से भावों का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि विद्यार्थी तथा शिक्षक के संपूर्ण सूत्र की भूमिका पुस्तक द्वारा निभाई जाती है, यानी पुस्तकों के द्वारा वार्तालाप किया जाता है और पुस्तक की लिखित भाषा का वाचन करते समय ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। तो इसलिए कहानी वाचन, रीति, प्रसंग, कथन इत्यादि का प्रयोग मौखिक भाषा का सफल बनाने हेतु किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि ध्वनि एवं भाव के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए, यानी ध्वनि एवं भाव के मध्य क्या संबंध है इसके बारे में बताना है। तो हिंदी में विद्यार्थियों के शिक्षण का प्रारंभ मौखिक रूप से होता है। ठीक है, मौखिक रूप से यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, उसे मौखिक रूप कहते हैं। शिक्षक के बोलने पर उसकी ध्वनि को सुनकर बाल विद्यार्थी शब्दों का भावार्थ ग्रहण करता है, उसका अनुकरण करता है और ध्वनि तथा भावों का निकट संबंध है। ठीक है, और ध्वनियों 2 प्रकार की होती है। पहला तो अक्षरों के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि और दूसरा वाक्यों को बोलने पर स्वर से निकलने वाली ध्वनि। स्वर को ऊंचा या नीचा किया जाता है और विभिन्न ध्वनियों पर भिन्न भिन्न बल दिया जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे कि आप कोई भी अक्षर बोलते हो तो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है, कोई वाक्य बोलते हो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है, कोई आप स्वर बोलते हो तो उसमें भी आपका जो ध्वनि होता है वो ऊंचा या नीचा, उतार चढ़ाव जरूर होता है। और उसके बाद की विभिन्न ध्वनियों पर भिन्न भिन्न बल दिया जाता है। ठीक है, और व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से भाव की अनुभूति करता है। ठीक है, अगर आपको किसी और की तरह बोलना है तो आप उसी टाइप से बोलते हो। तो क्या ये आप अपने अनुसार उस पे बल देते हो, उसी के अनुसार आप अपनी उस ध्वनि के प्रति अपनी भाव की अनुभूति
करते हो। जैसे मन में भाव उठता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्रिकेट भाव का केंद्र है। मन में कोई भाव उठते हैं, उनमें से किसी भाव को जागृत किया जा सकता है। ठीक है, अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, तभी तो वो समझेंगे। ठीक है, और इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं, और जो शब्द बोले जाते हैं तो उसे भाव कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि से ही ध्वनि के ही मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द के बनने से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से ही हमारा जो भी हम बोलते हैं उससे भाव आता है। ठीक है, और पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर आनंदमयी गतिविधियों के अंतर्गत गीतों, संवादों, चुटकुलों तथा पहेलियों द्वारा अध्ययन करते समय सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विषय वस्तु आनंदपूर्ण हो जाती है। और उसके बाद देखिए, शिक्षा विभाग के समक्ष 5 से 11 वर्ष के विद्यार्थियों को लगातार विद्यालय में उपस्थित रहने की प्रेरणा देने की समस्या थी। अधिकांश बच्चे 5वीं कक्षा तक आने से पूर्व विद्यालय छोड़ जाते हैं और विद्यार्थी नीरस पाठ्यक्रम तथा विद्यालय के नीरस वातावरण को देखकर उब जाता है। लगभग 40% बच्चे प्राथमिक कक्षाओं के बीच में ही विद्यालय त्याग देते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करती है। वातावरण आनंदमय बनाने के लिए आनंदमय शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षा तंत्र इस विषय में पूरी तरह प्रयत्नशील है कि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षण अनुभव करें, और इस विषय में खेल एवं गीत संगीत अधिक लाभदायक हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। आप इसके बारे में आसानी के साथ लिख सकते हो कि ध्वनि एवं भाव के मध्य संबंध, क्योंकि ध्वनि अगर आप कुछ बोलते हो तो उसमें ध्वनि, तो उसमें अवश्य कोई ना कोई भाव जरूर रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ ये बोला गया है कि जो आपका मतलब कि जो भी क्लासरूम होता है या जो कुछ भी स्कूल होता है, उसमें जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वो उब जाते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम होता है, जो वातावरण होता है, वो उनके योग्य नहीं होता है, निरस होता है, उनको उसमें रुचि नहीं आती है। तो आप देख सकते हो कि इसी के लिए जो विद्यालय है, इसको रुचिकर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आप जैसे कि जो वातावरण हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार की सामग्री लाए जाते हैं खेल कूद के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो वातावरण होना चाहिए बहुत ही रोचक और रुचिकर होना चाहिए। मतलब खेलने के लिए फील्ड होना चाहिए। ठीक है, खेलने के लिए कुछ उसके सामग्री होने चाहिए, क्रिकेट के लिए बॉल, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल आएगा। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण पर प्रकाश डालिए। तो जो गतिविधियों पर आधारित यानी जो एक्टिविटी पर आधारित शिक्षण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक को गतिशील रहना पड़ता है, वह स्वयं क्रियाशील रहता है और विद्यार्थियों को भी क्रियाशील बनाए रखना चाहता है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहे। यदि दोनों पक्षों में एक निष्क्रिय रहता है तो शिक्षण कार्य में अवरोध आ जाएगा, और यदि कठोर अनुशासनवश विद्यार्थी निष्क्रिय होकर भी कक्षा के बाहर नहीं जा पाता तो वह विवश कक्षा में तो बैठेगा, बट उसका शरीर कक्षा में रहेगा परंतु मन कहीं और रहेगा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा और वह विद्यालय को छोड़कर यानी उसमें मन बना लेगा कि हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय छोड़ दे। यह एक घातक प्रवृत्ति होगी। और शिक्षण के अतिरिक्त भी विद्यालय परिसर में ऐसी गतिविधियां होती है जिनसे विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सकता है। खेल के मैदान में बच्चों के अपने साथियों के बीच सहयोग, भातृभाव, नेतृत्व, सहनशीलता, सेवा भाव इत्यादि का मूल्यांकन होता है। विद्यालय परिसर में शिक्षक के साथ विद्यार्थी का संबंध, अन्य विद्यार्थियों के साथ संबंध, खेलों में उसकी रुचि, उपलब्धियों आदि का मूल्यांकन होता है। विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, ये सभी क्या है, एक्टिविटी है। ठीक है, यानी देखिए अगर हम सिंपल आप सभी को कहें कि जो ये प्रश्न पूछा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण
प्रकाश डालिए, इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो गतिविधि यानी जो एक्टिविटी कराया जाता है, क्योंकि जो क्लासरूम होता है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अगर निष्क्रिय रहते हैं तो फिर उनका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर शिक्षक सक्रिय रहता है और जो विद्यार्थी है वो निष्क्रिय रहता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन है तो उसमें भी जो बच्चा है उस क्लासरूम में ऊब जाएगा और वो स्कूल जाने से भी मना कर देगा। इसके लिए देखिए कुछ एक्टिविटी अपनाया जाता है, जिसके लिए आप देख सकते हो कौन कौन से एक्टिविटी है। ठीक है, अपने मतलब कि खेल के मैदान में बच्चों के अपने साथियों के बीच सहयोग, भातृभाव, नेतृत्व, सहनशीलता, सेवा भाव इत्यादि का मूल्यांकन होता है। विद्यालय परिसर में शिक्षक के साथ विद्यार्थी का संबंध, अन्य विद्यार्थियों के साथ संबंध, खेलों में उसकी रुचि, उपलब्धियों आदि का मूल्यांकन होता है। विद्यार्थी की गतिविधियों को मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा विद्यालय में होने वाले अन्य समारोह इत्यादि की भागीदारी व उपलब्धता के संबंध में मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधि है जिसको कराकर उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। और विद्यालय में बाहर की गतिविधियों में भागीदारी, जैसे कि गांव अथवा कॉलोनी में एकांकी नाटक, गीत संगीत, साहित्यिक प्रतियोगिता, स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, ये सभी क्या है कि विद्यालय से बाहर ही यानी आपके स्कूल से बाहर ये सब कुछ एक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, तो उनमें उनकी रुचि का मूल्यांकन किया जा सकता है कि जो उनकी रुचि है वो किस में है। अब देखिए सामाजिक घटनाओं व स्व अनुभवों पर चर्चा, यानी अध्यापक को कक्षा में कभी कभी विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। घटनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जिनसे विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रेरणा प्राप्त हो, और अध्यापक को प्रेरणाप्रद सामाजिक घटनाओं का वर्णन करते समय अपने जीवन के ऐसे अनुभवों का वर्णन भी करना चाहिए जिनसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें कठिनाइयों से संघर्ष करने का साहस उत्पन्न हो। यानी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अध्यापक है वो क्लास में कभी कभी विद्यार्थियों के समक्ष यानी विद्यार्थियों के सामने जो भी समाज में घटना घट चुकी है उसके बारे में वो बताए, और घटनाएं जो हो वो इस प्रकार होनी चाहिए जो कि विद्यार्थियों को कुछ उससे सीख मिलती हो, उससे प्रेरणा मिलती हो, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, और अध्यापक को उन्हें प्रेरित करते समय सामाजिक घटनाओं का वर्णन करते समय अपने जीवन के ऐसे अनुभव का भी वर्णन करना चाहिए कि मैंने भी ऐसा अनुभव किया है और हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनका साहस बढ़ता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त मिलती है, उनको कठिनाइयों की सामना करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि जो भी समाज में घटना घटित होती है और उनको शिक्षा प्राप्त हो वैसी घटना उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर था आपका परिवेशीय, ठीक है, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपने थ्रू भी इसको बना के लिख सकते हो, ये ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है कि मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो मौखिक शिक्षण होता है वो 2 टाइप का होता है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, देख सकते हो जितने हमने लघु उत्तरी में प्रश्न में डिस्कस किया वही है। शब्द किसे कहते हैं, तो अपने भाव को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को हम शब्द कहते हैं। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है, तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहे। ठीक है, और उसके बाद देखिए विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको अति लघु या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सीखा बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर था
ठीक है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप स्वयं इसको, क्योंकि आपने पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है ध्वनि क्या होता है, ठीक है, हम अपनी बात किसी दूसरे के पास किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में भाव होता है और हम अपने जो भी हमारा भाव होता है हम किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में, इंग्लिश की क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।